तो कल हुआ था प्रायोगिक वेग समीकरण, या उसी को हम दर समीकरण कहते हैं, उसमें वेग स्थिरांक। ठीक है, तो प्रायोगिक वेग समीकरण से क्वेश्चन किस तरह का बनता है उसको ध्यान समझिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन लिखा भाई, देखो कह रहा है एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में लिखा क्या गया है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, किसी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें ए बी की सांद्रता और प्रारंभिक दर सब दिया हुआ है। इतना अभी तक क्वेश्चन है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। कह क्या रहा है कि ये कोई रिएक्शन हो रही है और अलग अलग समय पर अलग अलग सांद्रताओं पर प्रयोगों द्वारा देखा गया कितना जब सांद्रता था तो बी का इतना था, दर इतना था। ठीक है ना। इसका क्या रहा है, इन पूरे प्रायोगिक सांद्रताओं के लिए, मात्राओं के लिए आपको ज्ञात क्या करनी है, ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि, बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि, फिर सी के प्रति अभिक्रिया की कोटि ओवरऑल ज्ञात करनी है, फिर प्रायोगिक वेग समीकरण। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो वेग समीकरण कुछ इस तरह से आता है, r बराबर k, a पावर x रहेगा, b पावर y रहेगा। सही ना। जो x है वो a के प्रति अभिक्रिया की कोटि है, जो y है वो b के प्रति अभिक्रिया की कोटि। अगर हम कहेंगे ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि तो x प्लस y होगा। और वेग समीकरण का मतलब इस तरह से लिखना है, उसमें x और y का मान होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको इस घात x और y का मान निकालना है। अच्छा, साथ ही साथ x y का मान पता चल जाए तो एक क्वेश्चन हम और बना सकते हैं, k का मान निकाले, यानी वेग स्थिरांक हो जाता है। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें ओवरऑल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है टोटल, जबकि क्वेश्चन में केवल एक अभिक्रिया की कोटि पूछा है और वेग समीकरण पूछा। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए भाई। आपको बात पता है कि हमें x और y का मान निकालना है, लेकिन प्रायोगिक वेग समीकरण हमेशा यही आता है, r a पावर k फिर r k फिर a पावर x फिर b पावर, ऐसा ही आता है। तो देखिए हर प्रायोगिक वेग के लिए हम मान लेंगे, तो यहां पर हम निकालेंगे। देखो ये है r, क्या है r, तो r कितना दिया है 4 इंटू 10 पावर -4 बराबर k, a कितना है भाई a 0.1 पावर क्या लगेगा x, फिर b की जगह पे 0.2 पावर y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ किसी को भाई? सर वो बी की सांद्रता 0.1 ये कितना है? 0.1। किसी कोई दिक्कत? याद रख, समझ आया कि नहीं? ऐसे हम हर एक को लिख लेंगे और समीकरण बना लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, बताओ इसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या होगा, इसका वेग है 1.6 10 पावर -3 बराबर हो जाएगा k, इसमें a कितना है 0.2 पावर x, फिर b कितना है 0.2 पावर y। समीकरण नंबर। ऐसे तीसरा के लिए लिखेंगे तब बताओ वेग कितना है भाई 1.0 10 पावर -2 बराबर k, a का मान 0.2 पावर x, हाँ 0.5 पावर x, और b में कितना है 0.2 पावर 0.1 पावर, ये हो गया थर्ड। सही ना। एक और बना उसको भी लिख लेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पर बताओ वेग कितना हो जाएगा 1.0 10 पावर -2 बराबर k, a में क्या है भाई 0.5 पावर x, और b में कितना है 0.5 पावर y। अब मेरी बात ध्यान समझिए, इसके बाद सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए कोई ऐसा समीकरण, इसमें से दो लोगों को सिलेक्ट करना है जिनमें कोई चाहे तो a वाला चाहे तो b वाला कट जाए, कोई ऐसा ही सेलेक्ट करना है। तो देखो मतलब a वाला सेम हो या तो b वाला, कोई एक सेम होना चाहिए। तो बताइए इसमें अगर हम चले तो 0.2x में है क्या, किसी में 0.2 है, मतलब दूसरा को लेकर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए 0.5 है, इसमें भी 0.5 है, इसमें 0.1 है, लेकिन और किसी x में नहीं है, इसलिए हम दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में हम भाग दे देते हैं इससे 4 से।
ठीक है। जैसे ही भाग देंगे देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1.010 पावर माइनस 2, भाग दिया जाएगा 1.010 पावर माइनस 2 से। तो इधर देखो के 0.5 पावर x, सही है भाई, नीचे लगेगा के 0.5 पावर x और यहाँ जाएगा 0.5 पावर। कोई दिक्कत किसी को भाई? क्या ये k से k कटेगा? इससे ये कटेगा, इससे ये कितनी बार में? एक बार में। तो यहाँ आया एक बराबर, यहाँ देखो देखो जब दोनों के पावर y हो ना तब टोटल के पावर y लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल बन गया कितना? 0.1 बटे 0.5 पावर। कोई दिक्कत? देखो ये 0.1 एक एक दशमलव पे है ना, एक एक अंक दशमलव हट जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा 1/5 पावर y। अब देखो अगर आपको y का मान निकालना है तो बेस बराबर होना चाहिए ताकि बेस को काट सको। तो एक बात ध्यान देना, एक को अगर कहीं एक है ना तो आप इसको किसी के भी पावर 0 लगा सकते हैं, किसी के भी पावर उसका मान 1 होगा, सही ना। अगर हम इसको 1/5 पावर 0 लगा दें तो भी उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 पावर y। तो इससे पूरा कट गया, बताओ y बराबर कितना आया? y बराबर 0। जो y है कहीं ना कहीं कोटि है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि नहीं, b के प्रति अभिक्रिया की कोटि, b के प्रति अभिक्रिया की कोटि, सही ना। अभी आपको क्या निकालना है? x, यानी एक वैल्यू अभी आपको और निकालनी है। तो अब आप ध्यान समझिए, एक वैल्यू आपको y पता है, आप कोई ऐसा लीजिए जिसमें y कट जाए, जिसमें y कट जाए। बताओ किसमें कटेगा? देखो इसमें 0.1 है, इसमें 0.1 है, सही ना। तो एकदम सेम इसी तरह से जैसे ये हुआ ऐसे ही हम ले लेते हैं किसको? अब थोड़ा देखो इस बार हम स्पीड में करेंगे ताकि इतने जगह में हो जाए। तो हम ले रहे हैं 1 और 3, 1 और 3। तो समीकरण 1 में भाग देंगे किससे? 3 से, सही ना। देखिए जैसे ही भाग देंगे, यहाँ ध्यान समझो, 1 से 4 में भाग देंगे केवल कितना आएगा? 4 आएगा, सही ना, इंटू 10 पावर। यहाँ है -4, यहाँ है -2, -2 जाएगा ऊपर, तो -4 में से -2 जाएगा कितना आएगा? -4 में -3 से जाएगा तो +2 हो जाएगा, सही ना। भाग देंगे कितना आएगा? इधर ध्यान से देखो, k से k कट जाएगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बचेगी, ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी, यानी ओवरऑल हमारा आया कितना? 0.1 बटे 0.5 पावर x। किसी कोई दिक्कत? यहाँ देखो बना 4 × 10 पावर -2 अपन 1/5 पावर x, सही है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4/10^2। तो 4/10^2 का मतलब है कि 4/100, 4/100 काटेंगे तो 1/25 आएगा। 1/25 को हमें 1/5 के रूप में लिखना है, ये हो जाएगा 1/5 पावर, होगा कि नहीं? तो इधर हो जाएगा 1/5 पावर x। तो देखो इससे एक कट जाएगा, x बराबर कितना आया? 2। कोई दिक्कत किसी को भाई? तो देखिए आपने क्या क्या सॉल्व किया उसको समझो पहले। x क्या माने थे आपने? a के पावर में था ना, यानी अभिक्रिया में अभिकारक a के प्रति कोटि है। अभिक्रिया में अभिकारक a के प्रति अभिक्रिया की कोटि है x, और y क्या है? अभिक्रिया में b के प्रति अभिक्रिया की कोटि। अब कह रहा था अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए ना ओवरऑल। तो a का आंसर ये हो गया, b का आंसर ये हो गया 0। अब आपको निकालना है अभिक्रिया की कोटि। तो आपको याद होगा अभिक्रिया की कोटि को n से लिखते हैं और ऊपर सभी घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ेंगे x + y, तो x कितना था भाई? 2 + y कितना था? 0। ओवरऑल कितना हो गया? यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की। तो तीसरे का आंसर हुआ कि नहीं? बताओ भाई, तीसरे का आंसर ये हो गया। अब चौथा कह रहा प्रायोगिक वेग समीकरण लिखिए। बताइए भाई प्रायोगिक वेग समीकरण कैसे लिखा जाएगा? r के जगह पे कोई भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही ना। लेकिन हम प्रायोगिक वेग समीकरण में आपको मान लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट r बराबर k, a पावर कितना? a² और b पावर 0। तो b पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका वेग है अभिक्रिया की वेग समीकरण। एक लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका क्या है?
वेग समीकरण। अगला क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक। आप किसी में भी x y का मान रख देंगे और k को सॉल्व कर पाएंगे। k ही क्या है, वेग स्थिरांक। मेरी बात ध्यान सुनिए, हर एक मतलब इक्वेशन के लिए, हर एक समीकरण के लिए k का मान सेम आएगा। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे x और y ना, चूंकि इन्हीं समीकरण से सॉल्व किया गया है, तो अगर आप x y रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, सॉल्व करेंगे उस समय k का मान कितना आएगा, सेम आएगा सभी में। तो हम किसी भी एक से कर सकते हैं, कोई भी एक से, चाहे एक से करो, चाहे दो से, चाहे तीन से, चाहे चार से। बताओ किससे करना है। चलिए समीकरण एक से याद कर लो, हम अगले पेज पे चल रहा है, सही है ना। 4 इंटू 10 पावर -4 बराबर k। a यानी 0.1 पावर x, b यानी 0.1 पावर y। ये हमारा समीकरण एक था। हमारा x कितना आया था भाई, 2, y कितना आया था 0। हमें k का मान निकालना है, तो देखिए k का मान निकालने के लिए यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -4, यहाँ हो जाएगा k 0.1 पावर 2 और 0.1 पावर 0। किसी के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से बचेगा 4 इंटू 10 पावर -4 और इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो देखो 0.1 का मतलब है 10 घाते -1। 0.1 का मतलब क्या है, 10 घाते -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -4, यहाँ बनेगा k इंटू 10 पावर -2। ये इधर आएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 10 पावर -2। ये बनेगा 4 इंटू 10 पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो +2। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 4 इंटू 10 पावर -2। ये ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका मात्रक भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू बिना मात्रक के नहीं लिखी जाती। तो ध्यान सुनो, n का मान कितना आया ओवरऑल अभिक्रिया के लिए, 2 आया ना। तो आपको वेग स्थिरांक का मात्रक हमेशा याद होना चाहिए, मोल 1 माइनस n लीटर, n-1 सेकेंड -1। तो यहाँ n का मान कितना रखना है, 2। तो देखो क्या होगा, मोल 1 में -2 तो यानी -1 आएगा, मोल इनवर्स। यहाँ क्या आएगा, 2 में से गया 1 यानी लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये इसका क्या है, बताओ किसी कोई दिक्कत भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन था आपके इस अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण से संबंधित। और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास और भी है, कहिए तो लिख दे, ठीक है, लेकिन सॉल्व हम नहीं करेंगे, वो सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए भाई, उसमें दिया क्या भाई, ध्यान सुनो। कह रहा है एक रिएक्शन है 2a प्लस b, 2a प्लस b 2 लिखा है और बन रहा है 2ab। ध्यान से सुनिए, मैंने कई बार कहा है कि प्रायोगिक वेग समीकरण के लिए यहाँ लिखी संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रयोग संख्या में दिया हुआ है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से हो रही है, और वेग में क्या दिया है कि अभिकारक A की सांद्रता दिया है, फिर किसकी सांद्रता दिया है, B की सांद्रता दिया है, फिर क्या दिया है भाई, 10 दिया है। चले भाई, नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि। चले तो हेडिंग क्या है, अभिक्रिया की कोटि। कोटि को कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिए, अभिक्रिया की कोटि रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं बताया जाता, बल्कि प्रायोगिक वेग समीकरण से बताया जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है R बराबर K, A पावर x है, B पावर y है, ऐसा प्रायोगिक वेग समीकरण दिया है। तो इसमें आप बोलेंगे जो A पावर x है ये A के प्रति अभिक्रिया की कोटि है, B पावर x है B के प्रति अभिक्रिया की कोटि है, मतलब y है तो B के प्रति y क्या अभिक्रिया की कोटि है। ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, x प्लस y। तो परिभाषा क्या होगा, ध्यान सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, किसी अभिकारक की घात, अभिकारक की घात, अभिकारक की घात, उस अभिकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिकारक की घात उस अभिकारक के प्रति क्या कहलाएगी,
अभिकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अभिकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने दिखा भी दिया था ये, सही ना, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तथा प्रायोगिक वेग समीकरण में उपस्थित सभी अभिकारकों के घातांकों का कुल योगफल पूरे अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। समग्र मतलब टोटल ओवरऑल कोटि कहलाती है, सही ना। तो डायरेक्ट अगर हम कहें इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी, अभिक्रिया की कोटि वो क्या होगी भाई, अभिक्रिया की कोटि को n से लिखेंगे, n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। कोटि एक संख्या है, कोटि एक संख्या है, इसीलिए संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये अभिक्रिया की कोटि हो गई। अगर हम कहें ए अभिकारक ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है, x है। अभिकारक बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है, y। तो परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातांक को उस अभिकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, तथा समस्त अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का कुल योगफल अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की समग्र कोटि या उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोई दिक्कत? इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, n से। n बराबर होता है x प्लस वाई। अगर a के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहेगा तो x, b के प्रति कहेगा तो y, और ओवरऑल कह दिया तो x प्लस वाई अभिक्रिया की कोटि होगी, a के प्रति या b के प्रति नहीं है, सही है ना। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, n के मान कुछ भी हो सकता है। n एक परिमेय संख्या है। n क्या है, परिमेय संख्या। हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह n परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो कुछ भी हो सकती है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, सही ना। और p बाई q के रूप में भी हो सकती है। जहां ध्यान देना, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, जैसे p हो गया 1, q हो गया 2, सही है ना। कुछ भी होने की लेकिन पूर्णांक होगी। तो p और q पूर्णांक होगा, उसका बटा तो भिन्न में होगा। तो अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या भिन्न। तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? अगर n का मान लीजिए कितना आया 0, तो क्या बोलेंगे, शून्य कोटि। तो इसको अभिक्रिया क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। n का मान 1 आया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 2 आया तो n बराबर 3 तृतीय कोटि। उसके बाद सीधे हम बोल देंगे n कोटि की अभिक्रिया। n का मान जितना है आप उतना कोटि की अभिक्रिया लिखते रह सकते, सही ना। तो अब अगला हेडिंग है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ से आपका चैप्टर में एकदम मेन चीजें स्टार्ट होती है, जहां से बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन होगा, सही है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो हम इसके आपको कई परिभाषा बताएंगे और परिभाषा बनाना भी बताएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की। कोई दिक्कत भाई? ध्यान समझिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो माना एक कोई रासायनिक अभिक्रिया R से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर R मान लिख करके हम किससे लिखते हैं, A से प्रोडक्ट बन रहा है, सही है ना। A अभिकारक में और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका प्रायोगिक वेग समीकरण जो होगा R बराबर वो होगा k a पावर 0। तो पहला परिभाषा सुनो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता का घात शून्य हो, अभिकारक के सांद्रता का घात शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? इस शून्य कोटि की अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता घात 1 हो गया, मतलब घात शून्य हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। a की मात्रा चाहे जितना कर दो, a के पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इस स्थिति में R बराबर होगा k के, सही ना, R बराबर होगा k के। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया कह दे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इसका वेग इतना है, तो बताइए वेग स्थिरांक कितना होगा, तो जितना वेग होगा उतना ही वेग स्थिरांक। कोई दिक्कत? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें कई तरह से बोलता है, जैसे इसको हम थोड़ा और थोड़े तो ऐसे लिख देगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 0। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बताओ परिभाषा में किसी कोई दिक्कत? यहां पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घात शून्य हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या एक और भी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखो अगर हमने a की पावर 0 कर दिया तो a का मान हम चाहे जितना बढ़ा दें, वेग पर कोई परिवर्तन होगा? भाई a का मान आप बढ़ाओ, 100 कर दो, 150 कर दो, 200 कर दो, लेकिन शून्य कोटि का क्या है तो घात क्या होगा? शून्य होगा। उसका मान टोटल कितना होगा? 1। तो आपके अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओ चाहे घटाओ, वेग पर कोई परिवर्तन नहीं, सही ना? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सही है? तो कई सारे परिभाषाएं हो गए, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आ गई नहीं? अगर इसका वेग समीकरण लिखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका निकालते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या निकालते हैं? समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण निकालने से पहले आप सभी लोगों को समाकलन आना चाहिए, सही ना? तो एक सिंपल से समाकलन हम कुछ बता रहे हैं। जैसे समाकलन का चिन्ह पहले ये होता है, यस नहीं है, यस नहीं है, इंटीग्रेशन है। ये बताता है कि कहां से स्टार्ट कर रहा हो और कहां तक जा रहा हो, सही ना? जैसे मान के चलिए आपको ना कोई एक समीकरण दिया है x स्क्वायर, सही ना? क्या दिया है? x स्क्वायर कह रहा है कि f x दिया कितना? x स्क्वायर, फिर इसमें दिया हुआ है dx। हालांकि dx तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कह दे कि ये किसी आकृति का क्या है? क्षेत्रफल के लिए दिया है, क्योंकि स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के लिए दिया है। तो कह दे कि x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 10 तक बताइए कितना मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल में फैला। तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं इसका समाकलन 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। समझा? तो ये कहीं ना कहीं जो समाकलन होता है किसी बड़े एरिया को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो अवकलन होता है वो छोटे से छोटे एरिया को दिखाने के लिए होता है। सही है ना? तो हम लोग किसको करने वाले हैं यहाँ पर? हेडिंग क्या है? समाकलित वेग समीकरण। तो हम समाकलन ही करने वाले हैं। ध्यान समझिए, अगर हम किसी x का समाकलन करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? अगर यहाँ पर पावर n है तो इसका समाकलन होता है x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, और कांस्टेंट एक आता है। अब ये कांस्टेंट क्या है अभी हम इसमें समझा देंगे आपको, ठीक है? 1 बटे x dx का समाकलन करेंगे तो जाएगा log e रहता है यहाँ x प्लस c, ठीक है? इतने में ही आपका ये पूरा समाकलन कंप्लीट होगा। तो ध्यान समझिए, समाकलित वेग समीकरण किसे लिखेंगे? तो माना एक रासायनिक अभिक्रिया A से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बताओ इसका वेग क्या होगा? वेग हम कहते हैं आपको लिखना है तात्क्षणिक वेग। बताओ क्या लिखेंगे यहां से? माइनस dA/dt। औसत वेग रहता तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होता कि नहीं? ये इसका तात्क्षणिक वेग है। और इसका वेग समीकरण क्या होता है? वेग समीकरण कौन सा वेग समीकरण? प्रायोगिक वेग समीकरण। वो क्या होगा? तो कहता है रेट यानी वेग, रेट यानी वेग बराबर क्या होता है? k a पावर 0 होता है कि नहीं? तो ये दोनों की सहायता से ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो ये दोनों की सहायता से हम यहां लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? k a पावर 0। कोई दिक्कत? इसके हम और आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए यहां पर a के साथ a को करेंगे और t को भेज देंगे उधर, सही ना? तो a को a के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस dA अपॉन A0। कोई दिक्कत भाई? और इधर हो जाएगा k इंटू dt। बताओ A0 का मान कितना होगा? a पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो a पावर 0 का मान 1 हो जाएगा तो केवल बचेगा माइनस dA अपॉन k इंटू dt। अब इसका क्या मतलब उसको ध्यान समझिए। कह रहा है dt मतलब अति सूक्ष्म समयांतराल में।
dt मतलब अति सूक्ष्म समयांतराल में, मतलब बहुत छोटे समयांतराल पे, एग्जैक्ट किसी पर अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उसको ये बता रहा है। अब हम कह रहे हैं कि हम सूक्ष्म समयांतराल में ही क्यों निकालें, सही ना। हम तो बहुत ज्यादा भी निकाल सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें सूक्ष्म समयांतराल में नहीं, हमें 0 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक के बीच में निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हमको लिमिट लेना पड़ेगा। तो ऐसे लिए हमें तो करना क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। कहां तक के लिए भाई, तो t बराबर 0 से लेकर के, यानी 0 सेकंड से लेकर के आगे कोई भी समय दिया हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के कह देगा 20 मिनट 30 मिनट, चाहे जितना कहेगा t का वही मान रखना होगा, सही ना। तो देखो, और समाकलन कैसे करते हैं, जिसमें d लगा होता है उसी के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, ठीक है ना। t बराबर 0 पर सांद्रता जो होगी वो सांद्रता होगी प्रारंभिक सांद्रता। t बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता। तो मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता है A0। प्रारंभिक सांद्रता क्या है, देखो ऊपर 0 लगा होने का कोई अलग अर्थ होता है, नीचे 0 लगा होने का अलग अर्थ होता है। जैसे मैं इससे कहते हैं कि a ऊपर 1 लगा, इसका मतलब a के घाते 1 है, लेकिन यहाँ a यहाँ 1 लगा तो इसका मतलब पहला, सही है ना। तो ध्यान समझिए, ये दोनों का अलग अलग मतलब है, सही ना। तो यहाँ हमने क्या माना, जब t क्या हो 0 हो तो सांद्रता कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रता, तो मान लिया वो A0। और जब t समय पश्चात बीत गया तब सांद्रता को हम मान लेते हैं कितना हो गया, AT हो गया, मतलब नहीं कितना बचा है, चूंकि अभिकारक है, अभिकारक समय के साथ लगातार क्या होगा, घट रहा होगा। तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू ज्यादा होगी, बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ बची होगी। तो t समय पश्चात बची हुई सांद्रता, इसमें हम समाकलन जब करेंगे तो माइनस का समाकलन नहीं होता, उसको बाहर कर देंगे। देखो dA है और कुछ तो है नहीं इसमें, और आगे क्या है, इसमें समाकलन करेंगे k इंटू dt। देखो यहाँ t के सापेक्ष समाकलन करना है तो लिमिट t का रखना होगा, और यहाँ a के सापेक्ष समाकलन करना है तो लिमिट a का रखना होगा। जब t के सापेक्ष समाकलन किया तो कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो यहाँ किया है A0 से AT तक, कोई दिक्कत। अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या यहाँ लिखी नहीं है, केवल dx का समाकलन करना है, तो ऐसी स्थिति में बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कहीं कुछ हो चाहे ना हो 1 रहता है। अगर 1 है तो इसको हम x पावर 0 dx लिख सकते हैं, सही ना, x पावर 0 dx लिख सकते हैं। और इसका समाकलन करेंगे तो समझो n है, क्या है n, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये समाकलन हो जाएगा x पावर n प्लस 1 यानी 0 प्लस होगा ना, बर्थडे में क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 प्लस c, सही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बताओ, x बटे 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस क्या आया c। तो इसका ये हो गया समाकलन। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे, जैसे देखो ध्यान सुनो, यहाँ कुछ नहीं था तो dx के सापेक्ष x आया, यहाँ कुछ नहीं है तो dA के सापेक्ष a आएगा, और लिमिट में रहेगा A0, ऊपर रहेगा AT, यहाँ लगेगा माइनस, इधर भी समाकलन इधर भी c आएगा, तो उधर भी समाकलन उधर भी c आएगा, c से c खत्म, समझ आया कि नहीं। वैसे c का कोई ना कोई वैल्यू होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप समाकलन जब करते हैं मैथ में, तो जब c आता है तो आप उसको आंसर में लिखते हैं, हटा नहीं सकते, कारण उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन वो कितना होती है वो लिमिट पे डिपेंड करता है। जब लिमिट दे दिया है तो समझो वो ऑलरेडी वैल्यू दे दिया फिक्स, तो वहां पर c का कोई लेना देना नहीं रह जाता। तो यहाँ आगे बढ़े, यहाँ देखो t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो k का कोई मतलब है नहीं, k को कर देंगे बाहर, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं उसी का समाकलन होगा, बाकी कोई भी वैल्यू आएगी उसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो इतने के समाकलन करेंगे, k आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा यहाँ पर k, और यहाँ dt के समाकलन जब बचेगा तो हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t। जैसे यहाँ कुछ नहीं था dx था, तो ऐसे यहाँ dt था, पावर में हो जाएगा 0 से t, कोई दिक्कत भाई। यहाँ पर देखो अब रखना होगा आपको लिमिट, लिमिट रखना होगा तो हो जाएगा एक बार a की जगह पर रखेंगे AT, फिर दूसरा वाली लिमिट रखने से पहले माइनस लगाएंगे, फिर a की जगह पे A0, और यहाँ देखो k रहने ही देंगे, यहाँ पर एक बार t के सापेक्ष रखेंगे t, माइनस एक बार t के साथ रखेंगे 0, सही है। इसको मिटा दें, देखिए इसका जब उधर गुणा कर देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो पहले A0 पे लिख लेते हैं,
ये हो जाएगा A0 माइनस AT, सही है ना, बराबर हो जाएगा K इंटू टी KT। तो ध्यान सुनो, यहां से अगर हम कहें K बराबर क्या आएगा, A0 माइनस AT, A0 माइनस बटे ये इसका समाकलित वेग समीकरण है, सही है ना। और सारे न्यूमेरिकल इसी पे लगाए जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अभी ग्राफ भी इसमें बनाने हैं, बहुत सारे ग्राफ। ये समाकलित वेग समीकरण हमने कैसे निकाला, तो हमने कहा इसी वेग का प्रयोग करके हम लोग इसी का समाकलन करेंगे, इसके बाद जो वेग। अच्छा, समाकलित वेग समीकरण निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जरूरी नहीं है कि तात्क्षणिक वेग या स्टार्टिंग का दिया हो। क्या देगा कि बताइए स्टार्टिंग में अभिक्रिया इतना सांद्रता थी, टी समय पश्चात 20 सेकंड पश्चात बताओ कितनी सांद्रता बचेगी, या 20 मिनट पश्चात बताओ कितनी सांद्रता बचेगी। तो 20 मिनट पश्चात इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सही है ना, आप यहां से कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ध्यान देना, इसका प्रयोग हम करेंगे और यहां पे जाकर के समाप्त होगा। ये तो है समाकलित वेग समीकरण। इसमें के क्या है, जहां के क्या है भाई, वेग स्थिरांक के पीछे था ना, वेग स्थिरांक, सही ना। और बताओ टी क्या है, समय है कि कितने समय में। A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सही ना। और AT क्या है, T समय पश्चात बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम कहते हैं कोई एक रासायनिक अभिक्रिया 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में 80% पूर्ण हो गई, 80% क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो ध्यान सुनो, यहां T बराबर कितना रखेंगे, 5 मिनट। 80% पूर्ण होने का मतलब क्या है, तो 100, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में हमेशा 100% माना जाता है। स्टार्टिंग कितना माना जाता है, 100%। तो ऐसी स्थिति में हम A0 कितना लेंगे, 100 लेंगे। कितना लेंगे, 100। जब भी परसेंटेज वाली क्वेश्चन कहेगा तो हमेशा A0 कितना लेना है, 100। इसके कारण है कि हमेशा कोई भी अपने आप में शुरुआत में कितना होता है, 100%। अगर हम कहते हैं 80% पूर्ण हो गया तो AT बताओ कितना होगा, कितना होगा, 20। क्यों 20 लिख रहे हैं, क्योंकि भाई 80% पूर्ण हो गया, जबकि AT कहता है कि T समय पश्चात बची हुई सांद्रता। स्टार्टिंग में 100 था, 80 पूर्ण हो गया, कितना बचा, 20। तो ये AT यहाँ पे रखा जाएगा 20। कोई दिक्कत किसी को। तो ये है हमारा समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण में ध्यान समझिए, ये है K, ये है T, ये है A0 माइनस AT। आपको ये नहीं लग रहा कि ये A0 माइनस AT डेल्टा A है, डेल्टा A है, और ये T क्या है, समय है। तो कहीं ना कहीं ये वेग है, और वेग ही वेग स्थिरांक होता है। ये शून्य कोटि में पहले ही बता दिए थे, सही है ना। तो ये है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब बात आती है कि बताइए अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, शून्य कोटि की है, सही ना, 10 मिनट में 15% पूर्ण होती है, तो बताइए इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होगा। अर्ध आयु काल मतलब जैसे एक इंसान जन्म लिया, जितने समय तक जिएगा यानी जिंदा रहेगा, वो उसका जीवन काल है। क्या है, जीवन काल। अर्ध आयु का मतलब उस जीवन काल का आधा कर दो, सही ना। तो अगर कोई 80 साल जीता है तो उसका अर्ध आयु कितना होगा, 40 साल। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो ये स्टार्टिंग वाले सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जब सांद्रता पर निर्भर नहीं करती तो हर जगह वेग सेम होगा। वेग क्या होगा, सेम। ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ज्यादा होगा बाद में कम होगा। तो इस स्थिति में अगर किसी का अर्ध आयु या जीवन काल 20 मिनट है तो अर्ध आयु 10 मिनट होगा। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी नहीं होगी, वो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होगी, बाद में बहुत स्लो होने लगेगी, और लास्ट में ग्राफ एक बताया था ना कि जैसे सीधा होने लगती है तो इसका मतलब एकदम धीमा धीमा होने लगी। तो वो अभिक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उसका आधा खत्म होने में हो सकता है 20 मिनट लगे, लेकिन अगला आधा खत्म होने में इनफाइनाइट समय लगेगा, सही ना। तो एकदम गजब ही होता है। तो यहां पर ये समझ आया कि नहीं, अर्ध आयु निकाला जाए भाई, किसी को इसमें कोई दिक्कत। तो अब हम निकालते हैं अर्ध आयु। अर्ध आयु तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या, देखो आयु का मतलब होता है लाइफ।
आयु का मतलब क्या होता है? लाइफ। अर्धायु का मतलब हाफ लाइफ। सही है। तो अर्धायु को प्रदर्शित कैसे करते हैं उसको समझो। इसको प्रदर्शित करते हैं टी हाफ। किससे दिखाते हैं? टी हाफ। टी क्या है? जीवन काल। सही ना। हाफ क्या है? आधा जीवन काल। समाकलित वेग समीकरण क्या आया था? k बराबर a0 माइनस at बटे, सही ना। a0 से at होने में लगा समय t है, तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में a0 कितना था, तो इसको हम मतलब स्टार्टिंग में कितना था जब t बराबर क्या हो? 0। t बराबर 0 तो उस समय सांद्रता क्या मानी जाती है? a0। क्या मानी जाती है? जब हम t को कहते हैं ये t हाफ है यानी अर्ध आयु है, तो बताइए अर्ध आयु से कहते हैं कि पूरी अभिक्रिया के आधा सांद्रता को विघटित होने में लगा समय। अगर पूरा विघटित हो गया तो जीवन काल, आधा विघटित हुआ तो अर्ध जीवन काल। तो मतलब जब हम t को t हाफ करें तो at कितना होगा? आधा विघटित होगा, तो a0 में से आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा? a0 भाई। और इसी के इस वैल्यू में रख देंगे तो जो t आएगा वो t हाफ होगा। तो देखिए रखने जा रहे हैं t हाफ, वही स्मॉल t/2 ही लिखते हैं, सही ना, क्योंकि बुक में ऐसे ही रहता है। ठीक है, t/2, सही ना। तो ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो उसमें रखिए k बराबर a0 के स्थान पर रहेगा a0 माइनस at के स्थान पे क्या हो जाएगा? a0/2। तो उस समय जो समय होगा, समय हो जाएगा t, सही है। t हाफ निकालेंगे, इधर भेज देंगे तो देखो t हाफ क्या हो जाएगा? a0 में से आधा a0 घटा दिए तो a0 का आधा ही बचेगा, सही ना। और ये k को इधर भेज देंगे, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया अर्ध आयु, सही है। कोई दिक्कत किसी को? अभी ये अर्ध आयु काल, अगर हम कहते हैं जीवन काल निकालना है तो जीवन काल, तो गुणा मत किया करो, ये गलत तरीका होता है, क्योंकि आधा विघटित होने में समय लगा। ऐसे अर्ध प्रथम कोटि में करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आप ये बोलो ना कि देखिए सर स्टार्टिंग में जब समय 0 हो तो सांद्रता a0 होगा। अगर हम कहते हैं समय इसका हो गया जीवन काल कैपिटल T, तो मतलब अभिक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई। जब हो गई तो अभिकारक की सांद्रता कितना बचेगा? अभिकारक बचेगा ही नहीं, क्योंकि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, सही है ना। तो ऐसी स्थिति में यहां रखेंगे तो k बराबर क्या आएगा? a0 के स्थान पे a0 यानी प्रारंभिक सांद्रता है, माइनस at का मतलब है t समय पश्चात। तो t हमने कहा जीवन काल निकालना है, तो t समय पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी? 0। यहाँ कर देंगे 0 बटे समय को हम लिख देंगे कैपिटल T, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा a0/k। तो आपको ये नहीं लग रहा कि इसका ये 2 गुना है? अर्ध आयु में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे ना तो आ जाएगा जीवन काल, 2 से 2 कट जाएगा a0/k। तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ध्यान समझिए, ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। और हमने इसको किया कैसे? हमने कहा देखो शून्य कोटि के लिए तात्क्षणिक वेग कुछ ऐसा लिखेंगे, ये तो कोई भी हो, चाहे प्रथम कोटि भी होगा तब भी तात्क्षणिक वेग ऐसा ही लिखा जाएगा। लेकिन इसका प्रायोगिक वेग समीकरण कुछ इस तरह से रहेगा, दोनों में ये r वेग ही है। जब r वेग है तो ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। आगे हमने उचित सीमा में समाकलन करके ये प्राप्त कर लिया समाकलित वेग समीकरण। और यहीं पे हमने कहा कि अगर हमें अर्ध आयु निकालना है तो समय को हमें कितना करना होगा कि सांद्रता स्टार्टिंग में a0 थी, तो आधी सांद्रता विघटित होने में लगा समय अर्ध आयु कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। इसे t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कहा जब t 0 था तो सांद्रता a0 होगी, जब t हाफ यानी आधा समय लगा अर्ध आयु वाला तो सांद्रता आधा बचेगी a0/2। तो जब ये सांद्रता बचेगी इसी को उसमें रख दिया तो ये आपको प्राप्त हो गया अर्ध आयु। जीवन काल मतलब पूरी तरह से विघटित होने में लगा समय जीवन काल कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पूरी तरह से उत्पाद बनने में लगा समय क्या कहलाता है? जीवन काल। तुमने कहा जब t बराबर 0 यानी स्टार्टिंग में तो सांद्रता क्या होगी? a0। और जब हम कहते हैं t पूरा जीवन काल है, इसका अभिक्रिया पूरी तरह से हो गई, अभिक्रिया हो गई तो क्या अभिकारक बचेगा? नहीं बचेगा, तो 0। इसको वहां पे रखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो गया जीवन काल। इसके आगे हम लोग समझेंगे कल, ठीक है।